हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 8 मई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 मई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, यानी भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है। तो देखिए, भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम जो अधिकारी है ना, यह आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि फ्रीडम इन एग्जाइल, ये जो पुस्तक है ना, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए, फ्रीडम इन एग्जाइल ये जो दलाई लामा की आत्मकथा है। तो दलाई लामा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक है ना, ये जो आपका हार्पर सैन फ्रांसिस्को के द्वारा 1 अगस्त 1991 को जो ये आपका प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके दलाई लामा थे ना, इन्हें जो है 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य पुस्तकों के लेखक के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम में आपके प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और कन्वर्जन विथ माई सेल्फ। ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपका नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम ए हिंदू, ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपका शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, ये तीनों जो पुस्तक है ना, ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 तक सबसे ज्यादा जो ऑस्कर पुरस्कार है ना, ये जीतने वाले भारतीय कौन है। तो देखिए, 2022 तक सबसे ज्यादा जो ऑस्कर पुरस्कार है ये ए.आर. रहमान ने जीता है। तो ए.आर. रहमान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि ए.आर. रहमान को जो है किस वर्ष और किस मूवी और किस गाने के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ए.आर. रहमान को 2009 में जो आपका फिल्म जो आपका प्रकाशित हुआ था, जो कि ब्रिटिश मूल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर में जय हो गाने के लिए जो है इन्हें 2 ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भानु अथैया ने जो है वर्ष 1983 में फिल्म गांधी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो है ये ऑस्कर पुरस्कार जो है वो जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस भारतीय खिलाड़ी को जो है कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कैप्टन कूल या फिर माही या फिर थाला के नाम से ये जो आपके महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हिटमैन के नाम से जो है ये रोहित शर्मा को जाना जाता है। रन मशीन या चीकू के नाम से जो है ये विराट कोहली को जाना जाता है। इसके अलावा पॉकेट डायनेमो के नाम से जो है ये आपके लिएंडर पेस को जाना जाता है। गब्बर के नाम से जो है ये आपके शिखर धवन को जाना जाता है। हिमा दास के नाम से ढींग एक्सप्रेस के नाम से जो है ये आपके हिमा दास को जाना जाता है। जंबो के नाम से जो है अनिल कुंबले को जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से जो है ये सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। हॉकी के जादूगर के रूप में जो है ये मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। उड़न परी या फिर पायोली एक्सप्रेस के नाम से जो है ये पीटी उषा को जाना जाता है। दादा के नाम से जो है ये सौरभ गांगुली को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से जो ये आपका मिल्खा सिंह को जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जो ये आपका शोएब अख्तर को जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से जो ये हरभजन सिंह को जाना जाता है। माही या फिर कैप्टन कूल या फिर थाला के नाम से जो है ये महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। दवाल के नाम से जो है ये राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जो है जगवाल श्रीनाथ को जो वो जाना जाता है।
इसके अलावा मुल्तान का सुल्तान या फिर नवाजगढ़ के नवाब के नाम से जो है ये वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जो है ये महेश भूपति और लिएंडर पेस को जो वो जाना जाता है। ब्लैक पर्ल के नाम से जो है ये पेले को जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर जो है ये कब बम फेंका था। तो देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल असेंबली पर जो है ये 8 अप्रैल 1929 को जो है बम फेंका गया था। तो 8 अप्रैल 1929 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केलुचरण महापात्र ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए केलुचरण महापात्र की बात कर ले तो ये आपके ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके केलुचरण महापात्र है ना ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2000 ईस्वी में जो है केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1974 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1988 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक के बारे में, जैसे कि सुजाता महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सती प्रथा का जो अंत है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 4 दिसंबर वर्ष 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई, यानी उस समय जो भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और इसी के अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से जो है सती प्रथा पर 4 दिसंबर वर्ष 1829 को जो है भारत में पूरी तरह से जो है वो रोक लग गया था। तो 4 दिसंबर 1829 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका कालबेलिया दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कालबेलिया नृत्य है ना ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कालबेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि घूमर, गैर, चारी, गिनाद, झूलन लीला, भवई, कच्छी घोड़ी, इन सभी का जो संबंध है ना ये राजस्थान के लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि फुटबॉल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए फुटबॉल में जो आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य खेल में खिलाड़ियों की संख्या अगर देख लें तो बेसबॉल में जो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में जो आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में जो आपका 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट की बात कर ले तो 11 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में जो आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल में जो आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, बॉक्सिंग में आपके 1 खिलाड़ी होते हैं, लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, चेस में आपके 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में आपके 11 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर होते हैं, टेबल टेनिस में आपके 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस ये तो सभी आपके खेल जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट है। तो सभी को जो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है वो कौन था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सातवाहन वंश के बारे में कि सातवाहन वंश की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए सातवाहन वंश की जो स्थापना है ना ये आपका 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक के द्वारा जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया गया था। इसके अलावा बात कर ले सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए ये जो आपका प्रतिष्ठान था ना जो कि आपका महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित है, और ये जो आपका सातवाहन वंश का जो वो राजधानी रहा था। इसके अलावा बात कर ले सातवाहन साम्राज्य का राजकीय भाषा क्या था। तो देखिए सातवाहन साम्राज्य का जो राजकीय भाषा था ये आपका प्राकृत था। वहीं अगर लिपि की बात कर ले तो देखिए सातवाहन वंश का जो लिपि था ना ये आपका ब्राह्मी लिपि था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है।
तो देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है ना, ये आपका अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 26 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जो ये आपका वर्णित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, जो कि एक आपका मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 25 में आपका क्या कहा गया है, तो देखिए समझ की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा, अभ्यास और धर्म का प्रचार, ये जो आपका अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 27 की बात कर ले तो देखिए किसी विशेष धर्म के 100% के लिए करों का भुगतान करने की जो स्वतंत्रता है ना, ये आपका अनुच्छेद 27 में है। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता, ये जो आपका अनुच्छेद 28 में बताया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यकों के हित का जो संरक्षण है ना, ये आपका अनुच्छेद 29 में है। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, ये आपका एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो देखिए विश्व में जो आपके टोटल 7 महाद्वीप हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात कर ले तो विश्व का दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद अंटार्कटिका है। उसके बाद आपका यूरोप है। और सबसे जो छोटा महाद्वीप है ना, यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर महासागर की बात कर ले तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है ना, यह आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा जाए तो यह आपका अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा जाए तो देखिए तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर है ना, यह आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। चौथे की बात कर ले तो यह आपका दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर यानी साउथर्न अंटार्कटिक ओशियन है। और सबसे छोटा अगर महासागर पूछा जाए तो यह आपका आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। तो देखिए ये जो आपका पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य है ना, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य जलडमरू मध्य के बात कर ले तो देखिए मलेशिया तथा इंडोनेशिया को ये जो है कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, तो ये आपका मलक्का जलडमरू मध्य अलग करता है। जावा एवं बाली को जो है ये आपका बाली जलडमरू मध्य जो है अलग करता है। इसके अलावा रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है ये आपका बेरिंग जलडमरू मध्य जो है अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेरीकल्चर का जो संबंध है ना, ये किससे है। तो देखिए सेरीकल्चर जो है ये आपके रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो रेशम कीट पालन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य पालन की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका एपीकल्चर है ना, ये आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर की बात कर ले तो ये आपके फूलों की खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो ये आपका सब्जी की खेती से संबंधित है। पीसी कल्चर की बात कर ले तो ये आपका मछली पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर जो ये आपका केचुआ पालन से संबंधित है। वीटी कल्चर जो ये आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। फंगी कल्चर जो ये आपका मशरूम की खेती से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निमोनिया रोग ये जो है मानव शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है। तो देखिए ये जो आपका निमोनिया रोग है ना, ये मानव शरीर के लंग्स यानी फेफड़ों को जो है प्रभावित करता है। तो फेफड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका निमोनिया रोग है ना, ये फेफड़े में सूजन की स्थिति जो है इस रोग में जो वो बन जाती है। और ये जो आपका मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणु के संक्रमण से जो है वो होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये कितनी होनी चाहिए। तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपका न्यूनतम आयु है ना, ये 30 वर्ष होना चाहिए। तो 30 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने का जो न्यूनतम आयु है ना, ये 35 वर्ष होना चाहिए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम स्थल है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में है।
तो देखिए ये जो आपका गोदावरी नदी है ना, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से जो ये आपका निकलता है। तो देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ये आपका महाराष्ट्र राज्य से होता है। तो गोदावरी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जो लिंगानुपात है ना, वो सबसे अधिक या फिर सबसे कम, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। वहीं अगर सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य की बात कर ले तो देखिए सबसे कम जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था ना, ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना, वो आपका 1000 पुरुषों पर जो है 877 महिलाएं थी। तो सबसे अधिक अगर पूछा गया था तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम अगर पूछा गया था तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ओवरऑल पूछ ले कि सबसे कम जो है लिंगानुपात किसका रहा था, तो देखिए सबसे कम जो लिंगानुपात है ना, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का रहा था, जो कि आपका 1000 पुरुषों पर जो है 618 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत का लिंगानुपात कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उदयपुर शहर की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की जो स्थापना है ना, ये 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा किया गया था। तो महाराणा उदय सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्टैंड अप इंडिया ये जो योजना है ना, ये किससे संबंधित है। तो देखिए अगर स्टैंड अप इंडिया की बात कर ले तो ये आपका भारत सरकार का एक कार्यक्रम है और इस योजना को जो शुरू है ना, वो 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो है इस योजना को जब वो शुरू किया गया था, तो आपके ऑप्शन में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाएं आपका दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला ये जो है भारत के किस शहर में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका प्रसिद्ध अंबुबाची मेला है ना, ये भारत के आपका गुवाहाटी शहर में जो है ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका असम राज्य में आयोजित किया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो गुवाहाटी दिया गया था, तो गुवाहाटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये असम के किस मंदिर में जो है लगता है। तो ये आपका कामाख्या मंदिर में लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर जो है आक्रमण कब किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंगेज खान जो था ना, ये मंगोल साम्राज्य का जो है वो संस्थापक था और इसने जो है वर्ष 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो वर्ष 1221 ईस्वी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए उस समय जो भारत पे शासनकाल रहा था ना, वो इल्तुतमिश का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।